हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल। आई होप कि मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही मस्त चल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान का अनसॉल्व पेपर 2023 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, 2023 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और देखिए 2023 में कौन सा सेट चल रहा है। 2023 में हम लोग का सेट नंबर 2 चल रहा है। और यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग अनसॉल्व पेपर का सोल्यूशन नहीं लिए हैं 2024 और 23 का, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप खरीद लीजिए। ठीक है, सिर्फ 40 रुपये में आपका 80% आ सकता है। ठीक है, आपका 80% से कम नहीं आएगा अगर 2 साल का आप लोग खरीद कर पढ़ लेते हैं। क्योंकि 2022 का सभी, एक बार मैं आपको दिखा दूँ, 2022 का सभी क्वेश्चन एक बार मैं मिलाया था तो 23 और 24 से ही आए थे। मतलब 23 और 24 का सभी क्वेश्चन 2022 से मिल रहे थे। यहाँ पर देखिए मैं एक बार मिलाया हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए हर क्वेश्चन, देखिए हर क्वेश्चन देखिए सभी 22 23 23 24 सिर्फ 23 24 देखिए सारा क्वेश्चन जो है 23 24 में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग को विश्वास नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लोग को अगर बढ़िया नंबर लाना है तो अनसॉल्व पेपर का PDF ले लीजिए। नहीं तो आप वीडियोस पढ़ेंगे तो कब तक वीडियोस पढ़ेंगे। आप लोग वीडियोस भी पढ़ सकते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि वीडियोस मत पढ़िए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 7 बचा था। प्रश्न नंबर 7 का ये मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन हो गया था। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। कौन कौन से। प्लेसेंटा निर्माण में, रेड डाटा बुक में। ये इस पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर हम लिखे हैं। यहाँ पर देखिए प्लेसेंटा निर्माण पहली हेडिंग है, प्लेसेंटा निर्माण। देखिए अपरा का विकास भ्रूणीय कोरियन भ्रूणीय कोरियन तथा गर्भाशय भित्ति दोनों से ही होता है। ऐसी रचना जिसके द्वारा भ्रूण एवं मादा के रुधिर में पदार्थों का विनिमय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा पूछे या फिर अपरा पूछे तो दोनों बात एक ही है, प्लेसेंटा और अपरा। ठीक, तो अपरा का विकास या फिर प्लेसेंटा का विकास भ्रूणीय कोरियन तथा गर्भाशय भित्ति दोनों से ही होता है। ऐसी रचना जिसके द्वारा भ्रूण एवं मादा के रुधिर में पदार्थों का विनिमय होता है उसे हम लोग अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। और देखिए ब्लास्टूला ब्लास्टूला अवस्था तक भ्रूण गर्भाशय से जुड़ा नहीं होता है और समय तक यह स्वयं के पोषण पर निर्भर कर रहता है। इसके बाद ब्लास्टूला गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित होकर के उससे पोषण प्राप्त करने लगता है। ठीक ना, उससे क्या करता है, पोषण, अपना भोजन बनाने लगता है। इस समय ब्लास्टूला के चारों तरफ सतह का विकास हो जाता है जिसे हम लोग कोरियन या जरायु कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कोरियन या जरायु कहते हैं। जरायु की भीतरी सतह पर भी एक झिल्ली बन जाती है। भीतरी सतह पर क्या बन जाती है, एक झिल्ली बन जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एमनियोन कहते हैं। क्या कहते हैं, एमनियोन कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पर अपरा का निर्माण निषेचन के तीसरे सप्ताह तक हो जाता है। ठीक ना, अपरा का निर्माण कब होता है, जब निषेचन के बाद तीसरा सप्ताह जो होता है, तीसरा सप्ताह उसके तीसरे सप्ताह तक हो जाता है। अपरा में मामरी रुधिर एवं भ्रूण रुधिर वाहिनियां अलग अलग होती हैं जिससे दोनों का, आगे देखिए, आगे नेक्स्ट पेज पर है, जिससे दोनों का रुधिर आपस में नहीं मिलता है। ठीक ना, जिससे क्या होता है, दोनों का रुधिर जो है आपस में नहीं मिलता है। अपरा बनने के कुछ समय पश्चात अपरा तथा भ्रूण के बीच एक रज्जु समान संरचना बन जाती है जिसे हम लोग नाभिनॉल कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं हम लोग, नाभिनाल कहते हैं। अब देखिए रेड डाटा बुक के बारे में पूछा है कि रेड डाटा बुक, तो यहाँ पर देखिए रेड डाटा बुक विलुप्त होते जीवों की जानकारी के संबंध में IUCN ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लाल डाटा बुक कहते हैं या फिर रेड डाटा बुक कहते हैं। ठीक ना, IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्सेशन कंजर्वेशन है। ठीक ना, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या है,
इसमें देखिए जो होता है इंटरनेशनल, ये जो है रेड डाटा बुक, ये इंटरनेशनल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो नेचर में जो भी चीज़ें होती है उसको क्या किया जाता है, नोट किया जाता है, या फिर किसी आनुवंशिक चीज़ को या फिर किसी किसी के डीएनए को यहाँ पर रखा जाता है। तो रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन 1 जनवरी 1972 में हुआ था। रेड डाटा बुक सीरीज में 5 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी, ठीक ना। रेड डाटा बुक में कितनी पुस्तक प्रकाशित कर चुकी, 5 पुस्तकें क्या हो चुकी हैं, प्रकाशित हो चुकी। इन पुस्तकों में अलग अलग जीवों के संबंध में जानकारी दी गई है। ये पुस्तकें निम्न प्रकार है, ठीक ना। इन पुस्तकों में क्या क्या अलग अलग प्रकार की जानकारी दी गई है, यानी कि सभी जीवों की इसमें जानकारी दी गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रथम पुस्तक है, इसमें स्तनधारियों की 236 प्रजातियों के संबंध में बताया गया है, यानी कि इसमें स्तनधारी जो जीव होते हैं उनके बारे में, यानी कि जितने 236 प्रकार की जातियों के बारे में, संबंध के बारे में बताया गया। उसके बाद द्वितीय पुस्तक है, द्वितीय पुस्तक में देखिए इसमें पक्षियों की 287 प्रजातियों के संबंध के बारे में बताया गया, ठीक ना। संबंध के बारे में क्या किया गया, बताया गया। तीसरा बुक है देखिए तृतीय पुस्तक। तृतीय पुस्तक ये है कि इसमें सरीसृप या 119 प्रजातियों तथा उभयचर की 36 प्रजातियों के संबंध में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, जो सरीसृप होते हैं, ठीक ना, जो रेंगने वाले जीव होते हैं उनके बारे में बताया गया है। और उभयचर की 36 प्रजातियों के संबंध में क्या किया गया, इसमें बताया गया। उसके बाद देखिए चौथी पॉइंट है चतुर्थ पुस्तक। चौथी पुस्तक में क्या है, इसमें मछलियों की दुर्लभ एवं अप्राप्य प्रजातियों के संबंध में बताया गया, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, जो मछलियां हैं उनके बारे में बताया गया है, दुर्लभ अप्राप्य प्रजातियों के संबंध में बताया गया। उसके बाद पांचवी पुस्तक है कि इसमें पादपों की दुर्लभ, इसमें क्या किया गया है, पादपों की दुर्लभ एवं अप्राप्य प्रजातियों एवं उप प्रजातियों का वर्णन किया गया। इसमें क्या किया गया है, जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, ठीक ना, उनके दुर्लभ एवं अप्राप्य प्रजातियों एवं उप प्रजातियों का वर्णन किया गया है। इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, किसका, पौधों का। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8 आ गया आपका। प्रश्न नंबर 8 है, क्वेश्चन है जैव विविधता क्या है, इसके संरक्षण पर एक टिप्पणी लिखिए। तो जैव विविधता देखिए इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये 5 नंबर का कि हम क्या ही बताएं। तो ये जैव विविधता बार बार पूछा है, 22, 23, 24 में लगातार हर सेट में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सेट नंबर 1 में भी पूछा है, सेट नंबर 2 में भी आ गया। तो सेट नंबर 1 देखिए 2023 का प्रश्न नंबर 8 देखिए, ठीक ना। सेट नंबर 1 क्या है, कोड मैं बता दूं आपको। कोड देखिए आपका है 348 और CG, ठीक ना, 348 CG, ये क्या इसका कोड है, ठीक है। कौन से कोड है, सेट नंबर 1 का कोड है 2023 का 348 CG, और उसके बाद ये CH चल रहा है। तो इसमें जाकर आप लोग प्रश्न नंबर 8 देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से उसमें कराया गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 का अथवा है। प्रश्न नंबर 8 का अथवा क्या है, कह रहा है कि आनुवंशिक कूट पर एक निबंध लिखिए। आनुवंशिक कूट पर क्या करना है, निबंध लिखना है। कुछ हेडिंग वेडिंग आप लोग डाल के लिखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए आनुवंशिक कूट सभी जीवों में आनुवंशिक सूचना के आधार पर प्रोटीन संश्लेषण को विशिष्टीकृत करता है, ठीक ना। क्या करता है, विशिष्टकृत करता है। चूंकि आनुवंशिक सूचना mRNA यानी कि मैसेंजर RNA से होकर प्रोटीन में पहुंचती है। तो इसमें जो आनुवंशिक कूट है सभी जीवों में क्या होता है, आनुवंशिक सूचना के आधार पर जो प्रोटीन संश्लेषण होता है इसी क्या करते हैं, विशिष्टीकृत करता है। और जो mRNA होता है ना, mRNA से ही प्रोटीन की जो सूचना होती है ये प्रोटीन में पहुंचती है, किससे, किसके द्वारा, mRNA के द्वारा पहुंचती है, ठीक है। इसलिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने RNA की भाषा का प्रोटीन की भाषा में अनुवाद करने हेतु अपने प्रयोगों के आधार पर एक शब्दकोश का निर्माण किया जिसे आनुवंशिक कूट कहते हैं, ठीक है। जो अनेक वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था कि जो RNA होता है RNA की भाषा का प्रोटीन का भाषा में अनुवाद किया, ठीक है। अपने प्रयोगों द्वारा आधार पर एक शब्दकोश का निर्माण किया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिक कूट कहते हैं। उसके बाद देखिए विशेषताएं हैं, विशेषताएं आपको लिखना पड़ेगा। देखिए पहली पॉइंट है, आनुवंशिक कूट DNA अणुओं में स्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का वह क्रम है जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहते हैं।
जो देखिए ये आनुवंशिक जो कूट होते हैं, जैसे कि डीएनए हो गया, जीन हो गए, ठीक ना, आरएनए हो गया, ये सब जो आनुवंशिक कूट होते हैं, ये अणुओं में स्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का वह क्रम है जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहते हैं, ठीक ना, संदेश निहित रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरी पॉइंट है प्रकूट त्रिक होता है। जो प्रकूट होता है वो त्रिक होता है, यानी कि 3 रूपों में होता है, ठीक ना। जो प्रकूट होता है क्या होता है, त्रिक होता है। उसके बाद देखिए तीसरी पॉइंट है एक कोडान केवल एक एमिनो अम्ल का कूट लेखन करता है, इस कारण से यह विशिष्ट होता है। इस कारण से यह क्या होता है, विशिष्ट होता है। एक कोडान जो होता है केवल एक एमिनो अम्ल का कूट लेखन करता है, इस कारण यह क्या होता है, विशिष्ट होता है, ठीक है। उसके बाद चौथी पॉइंट है कुछ एमिनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक कोडान द्वारा होता है। कुछ एमिनो अम्ल का जो कूट होता है, कूट लेखन, वह एक से अधिक कोडान द्वारा होता है। इस कारण से इन्हें उपसंगनित उपसंगनित कूट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उपसंगनित कूट कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो अमीनो अम्ल होते हैं ये एक से अधिक कोडान द्वारा होता है, ठीक ना। यह कूट लेखन होता है इसका एक से अधिक कोडान द्वारा होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, उपसंघनित कूट कहते हैं। अब देखिए पांचवा है, पांचवे पे कोडान जो होता है सार्वभौमिक होता है। जो कोडान होता है कैसा होता है, सार्वभौमिक होता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर आपका 9 आएगा। प्रश्न नंबर 9 में देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 क्या कर रहा है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। मानव कल्याण में क्या करना है, सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर क्या करना है, निबंध लिखना है। देखिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग औद्योगिक उत्पाद जैसे लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल तथा एल्कोहल उत्पन्न करने में किया जाता है। प्रतिजैविक जैसे पेनिसिलिन पेनिसिलिन का उत्पादन लाभप्रद सूक्ष्मजीवों द्वारा किया जाता है। प्रतिजैविक संक्रामक रोग जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी तथा निमोनिया की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। इसको एक बार और पढ़ते हैं। सूक्ष्मजीवों का प्रयोग औद्योगिक उत्पाद जैसे लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल तथा एल्कोहल उत्पाद उत्पन्न करने में किया जाता है। जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है, लैक्टिक अम्ल को, यानी कि सूक्ष्मजीव का मतलब है कि अगर कोई चीज़ सड़ा कर बनाई जाए तो उसी में सूक्ष्मजीव की उपयोगिता होती है, ठीक है। जैसे लैक्टिक अम्ल बनाने में है, एसिटिक अम्ल होता है, जो सिरका उरका आप देखें घर में बनता होगा, तो सिरका अभी के ज़माने में नहीं उतना बन रहा है, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, ठीक ना। एल्कोहल भी देखिए कुछ चीज़ सड़ाकर, महुआ सड़ा करके बनाया जाता है, ठीक है। तो रस, उख का रस जो होता है उससे बनाया जाता है सड़ा करके। तो इसमें भी क्या होते हैं, सूक्ष्मजीव उपयोगी होते हैं। उसके बाद प्रतिजैविक जैसे पेनिसिलिन का उत्पादन लाभप्रद सूक्ष्मजीवों द्वारा किया जाता है। जैसे प्रतिजैविक है कोई दवा बनाने में, जैसे पेनिसिलिन का उत्पादन क्या लाभप्रद सूक्ष्मजीवों द्वारा किया जाता है, ठीक है। प्रतिजैविक संक्रामक रोग जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी तथा निमोनिया की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सब क्या होते हैं, जो प्रतिजैविक होते हैं, ये संक्रामक रोग जैसे आपका डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गई, डिप्थीरिया हो गई, काली खांसी हो गई तथा निमोनिया अगर है तो उसके लिए क्या होता है, इसके प्रतिजैविक जो होते हैं, जो सूक्ष्मजीव होते हैं, ठीक ना, इसका रोकथाम के लिए भी उनका उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गए हम लोग, बहुत से सूक्ष्मजीव मनुष्यों के लिए अत्यंत ही लाभप्रद होते हैं। देखना बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मनुष्यों के लिए क्या होते हैं, लाभप्रद होते हैं। हम प्रतिदिन सूक्ष्मजीवों तथा सूक्ष्मजीवों से व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक अम्ल जो होता है जीवाणु दूध में वृद्धि करते हैं, जिससे वह दही में बदल जाता है। जो लैक्टिक एसिड है या फिर जिसके द्वारा दही बनती है, लैक्टोबासिलस जो जीवाणु होते हैं, ठीक ना, सूक्ष्मजीव ही होते हैं वो भी। तो क्या करते हैं, दूध से दही के निर्माण में उपयोग में आते हैं, यानी कि वो भी क्या करते हैं, दूध से दही बनाने में काम करते हैं, ठीक है। दही में बदल जाता है। ब्रेड बनाने में प्रयुक्त गीले गूथे आटे का किण्वन किया जाता है, यानी कि जो ब्रेड आपका बनता है, जो पाव रोटी बनती है, ठीक ना, उसमें क्या होता है, गीला गूथा हुआ जो आटा होता है उसको छोड़ दिया जाता है, उसमें फफूंदी जब लग जाती है, उसमें जीव जब पड़ जाते हैं तब उसको बनाया जाता है, ठीक है, तभी वो बनता है।
तो सैकरोमाइसिस सेरिविसी नामक यीस्ट से किया जाता है। कुछ पकवान जैसे इडली हो गई तथा डोसा ऐसे गीले आटे से बनाए जाते हैं। इस प्रकार से गीले आटे से क्या होते हैं, इडली और डोसा भी बनाया जाता है, ठीक ना, जिनसे जिन्हें जीवियों द्वारा किण्वित किया गया होता है। इनको क्या किया गया, अभी बताया ना, सूक्ष्म जीव के उसमें बन जाते हैं तभी इसको बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब तक इसमें सूक्ष्म जीव नहीं बनते हैं तब तक वो नहीं, ये किण्वित हो जाता है तभी बनते हैं, यानी कि उसमें फफूंदी लग जाती, किण्वित हो जाता है। यानी कि जैसे आप लोग समझ लीजिए अपने घर में रख दिए तो उसको खराब आटा बोलेंगे, उसी का वो बना होता है, ठीक है। जीवाणु तथा कवकों का प्रयोग चीज पनीर, यानी कि चीज यानी कि इंग्लिश में चीज बोलते हैं और हिंदी में पनीर बोलते हैं, को एक विशेष बनावट, स्वाद तथा सुगंध देने के लिए किया जाता है। इसमें भी क्या किया जाता है, जो चीज होती है, जो पनीर होती है, इसको एक प्रकार की बनावट या सुगंध देने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। सूक्ष्मजीवों का प्रयोग औद्योगिक उत्पाद जैसे लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड तथा एल्कोहल उत्पन्न करने में किया जाता है। अभी बताएं, 100 वर्षों से अधिक के समय से सूक्ष्मजीवों का प्रयोग वाहित मल यानी कि जल मल, यानी कि कह सकते हैं आप लोग जो नालियाँ होती है, ठीक ना, जल की सुरक्षा के लिए, के उपचार के लिए किया जा रहा है। गोबर में सबसे अधिक मीथेन पाई जाती है, ठीक ना, जो गोबर होता है इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा कौन गैस पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है, तो उसी से गोबर गैस बनती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 का अथवा देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसके विभिन्न उपयोगों का वर्णन कीजिए। इसके जो जैव प्रौद्योगिकी देखिए बार बार क्वेश्चन आता है, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके विभिन्न प्रयोगों का वर्णन कीजिए। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी शब्द दो शब्दों बायोलॉजी तथा टेक्नोलॉजी से बना है, ठीक ना। जो टेक्नोलॉजी है, ये शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्द, कौन कौन, बायोलॉजी तथा टेक्नोलॉजी, ठीक है, से बना है। इसका अर्थ है जैविक, बायोलॉजी का अर्थ क्या है, जैविक कारकों अथवा उनके घटकों के उपयोग द्वारा लाभदायक उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना है, जैव प्रौद्योगिकी है, ठीक है। यही क्या है, जैविक कारकों अथवा उनके घटकों के उपयोग द्वारा लाभदायक उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है, ठीक है। सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, शैवाल, कवक व यीस्ट तथा पादप एवं जंतु कोशिकांगों अथवा ऊतकों आदि में से किसी भी जीवित तंत्र को मान सम्मान के लिए उपयोगी उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने की प्रक्रिया को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इसको जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग देखिए कृषि क्षेत्र में कैसे उपयोग करते हैं। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान द्वारा पौधों की अनेक कृषि योग्य किस्में तैयार करके इनकी पोषण क्षमता व उत्पादन में वृद्धि की गई है, ठीक है। जो जैव प्रौद्योगिकी है, इसके अनुसंधान द्वारा क्या किया है, पौधों की अनेक कृषि योग्य किस्में जो होती हैं, अनेक प्रकार की जो बीज होती हैं, ठीक ना, तैयार करके इनकी पोषण क्षमता व उत्पादन में वृद्धि की गई है। इनकी जो पोषण क्षमता है, जो भोजन की क्षमता है उसको, और जो इनके उत्पादन यानी कि उत्पादन को बढ़ाने की क्षमता क्या किया गया है, इसमें वृद्धि किया गया है। पहला देखिए, पौधों में पोषण क्षमता बढ़ाना, ठीक ना, इसका जो उपयोग है क्या करना है, पौधों में क्या करना है, पोषण क्षमता बढ़ाता है, ठीक ना। जो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग है, पौधों में पोषण क्षमता बढ़ाना है। दूसरी पॉइंट है, भूमि व पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया को बढ़ाना है, ठीक ना। क्या करना है, भूमि व पौधों में क्या करना है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया को बढ़ाना है। तीसरी पॉइंट, रोग रहित एवं रोग प्रतिरोधक पौधों का उत्पादन करना, ठीक ना। रोग रहित व रोग प्रतिरोधक पौधों का उत्पादन करना, यानी कि जिसमें रोग न हो, रोग रहित, ठीक ना, या प्रतिरोधक पौधों का उत्पादन करना है। दूसरी पॉइंट है, औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन के कल्याण के लिए विभिन्न पदार्थों व रसायनों के उत्पादों को पैदा करके औद्योगिक क्रांति ला दी है, ठीक ना।
देखिए, जैव प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन के कल्याण के लिए विभिन्न पदार्थों व रसायनों के उत्पादों को पैदा करके औद्योगिक क्रांति ला दी है। ठीक ना, ये क्या किया, औद्योगिक क्रांति ला गई, क्या किसके कारण, जो जैव प्रौद्योगिकी है मानव जीवन में जो कल्याण के लिए जो पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जो रासायनिक चीज़ों का उपयोग किया जाता है उसके कारण। ठीक है, पहली पॉइंट इसका कहाँ उपयोग किया जाता है, एंजाइम प्रोटीन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरे पॉइंट है कि किण्वन उत्पाद या शराब आदि बनाने में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरी पॉइंट देख लीजिए, तीसरी है स्वास्थ्य की देखभाल में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, जैव प्रौद्योगिकी का। लक्षणों के आधार पर रोग निदान एवं रोग यहाँ पर है। ठीक है, रोम लिख दिए का भाई, देखिए यहाँ पर लक्षणों के आधार पर रोग निदान एवं रोगों के उपचार करने में जैव प्रौद्योगिकी का विशेष योगदान रहा है। ठीक है, जो जैव प्रौद्योगिकी है इसका विशेष योगदान कहाँ रहा है, रोग निदान में, यानी कि रोगों को खत्म करने में, इसके उपचार में जैव प्रौद्योगिकी का क्या विशेष योगदान रहा है। पहला है गर्भ पूर्व रोग की जानकारी। इसमें क्या होती है, गर्भ पूर्व यानी कि गर्भ के पहले ही इसके रोग की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक ना, उसके बाद एक दूसरा टीका उत्पादन, इसका क्या है, टीका भी उत्पादन किया जा सकता है। तीसरी है जीन अदला बदली चिकित्सा में, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी जीन को भी अदला बदला किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि किसी के दूसरे के डीएनए को किसी दूसरे के गर्भ में डाला जा सकता है। जैसे आप लोग इंजीनियरिंग सुने होंगे, ठीक ना, या फिर सिरिंजी वाला जो है, सिरिंजी वाला भी आप एक बार आया था क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है सिरिंजी वाला। ठीक है, तो उसको हम कई बार बताए हैं, अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग को याद होगा। ठीक है, कि सिरिंजी द्वारा किसी डीएनए को लेकर के किसी भी लेडीज के गर्भ में क्या करा देते हैं, उसमें शुक्राणु अंडाणु से मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है, आज की वीडियो इतनी ही बड़ी थी, मतलब ये लास्ट वीडियो थी ना। सेट नंबर 2 आपका खत्म हुआ है 2023 का बायोलॉजी का। अब सेट नंबर 3 हम कराएंगे, बहुत ही जल्द लेकर आएंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो भी उसी की हो सकती है। ठीक है, उसके बाद 2 सेट इसमें खत्म हुआ है, 2 सेट इंग्लिश में खत्म हो चुका है, अब इसका तीसरा सेट कराएंगे। ठीक है, जल्द ही कराएंगे, आपके पेपर से बहुत पहले हो जाएगा। तो थैंक यू, बाय बाय फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए और छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए हमारे लिए। ठीक है, बाय बाय।